नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज सभी का आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स कर रहे हैं और हम लोग 25th में हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी रिटर्न का प्रोसेस क्या है? ओरिजिनल रिटर्न का प्रोसेस क्या है था? 1 2 3। 1 कोई फाइल करता तो 2A बन के रिसिपिएंट में को नजर आता। यस इस 2A में कुछ करेक्शन होता तो 1A बन के नजर आता। यस और सप्लायर रिसिपिएंट मिसमैच को ठीक करने के बाद 3 ऑटो बन जाता और ये फाइल हो जाता। तो बेसिकली 3 रिटर्न था। 1 आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट और 2 इनवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट, सेक्शन 37, सेक्शन 38। लेकिन ये सिस्टम 1 महीने चला, उसके बाद बंद हो गया। 1 महीने भी नहीं चला इनफैक्ट। अब क्या सिस्टम है? 1 3B 2 तो रहा ही नहीं। यस 3B 1 की जगह वो ऑटो पॉपुलेट होकर 2A आ रहा है 2A यस और फिर 3B। 2B करेक्ट। इनिशियली क्या हुआ कि लोग पहले 3B फाइल करते थे, मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ किया, पहले 3B फाइल करते उसके बाद 1 फाइल करते। ठीक बात है। इसके बाद इन्होंने चेंज किया, नहीं पहले 1 उसके बाद 3B। 3B और 3B में कोई डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आता था। इसके बाद यस आज के डेट में जो पोजीशन है 1, इसका डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आ जाएगा यस और ये टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक बात है। यस और आपका 2A आ जाएगा और फिर या फिर 2B आ जाएगा और इसका डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आईटीसी के रूप में यहां आ जाएगा। ठीक बात है। अब इन्होंने ये भी कह दिया कि जितना 2B में आ रहा है उतना ही क्रेडिट देंगे, डबल है, उससे ज्यादा क्रेडिट आप ले नहीं सकते। ठीक बात। 1 की लायबिलिटी आप निकाल रहे थे, क्रेडिट अब एक तरह से स्टैटिक हो गया, जितना 2B में आ रहा है उतना ही मिल रहा है। तो बेसिकली 3B ऑटो बन रहा है, आप इसमें कुछ नहीं कर रहे एक्सेप्ट कि रिवर्स चार्ज ये सब पर टैक्स डाल रहे हैं आप। 1 में आप HSN भी डाल रहे हैं। वे फॉरवर्ड इसके बाद क्या होगा ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद क्या होना चाहिए, ये सिस्टम भी आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या लगता है क्या होगा? देखिए, लॉक हो जाएगा सब ऑटोमेटिकली, सब हो जाएगा। आने वाले समय में ये लोग करने क्या वाले हैं, बस सिर्फ इनवॉइस अपलोड कीजिए। हम्म इनवॉइस का लाइन आइटम भी अपलोड कीजिए, HSN वॉइस। यानी कि हर सप्लायर सिर्फ क्या कर रहा होगा, इनवॉइस अपलोड कर रहा होगा। हम्म ये सप्लायर किसी न किसी का रिसिपिएंट है, याद रखिएगा। हम्म तो जब हर एक सप्लायर अपना अपना इनवॉइस लाइन आइटम वाइज अपलोड करता जाएगा तो हर किसी का आउटवर्ड लायबिलिटी यानी कि आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो जनरेट होगा। हम्म फिर ये 1 3B का कोई मतलब ये जो रिटर्न का सिस्टम है वो रहेगा नहीं। इस दिन ये हो जाएगा। और ये कैसे होगा? इनवॉइस ई इनवॉइस। तो ई इनवॉइस आज के डेट में फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आज ई इनवॉइस अगर 10 करोड़ से ऊपर वालों को भी इंप्लीमेंट हुआ है तो बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं कि B2B अलाउड है, B2C का इनवॉइस जनरेट करना जरूरी नहीं है।
जब ई इनवॉइस 100% इंप्लीमेंट हो जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो ये चीज काम करने लगेगी। तो मुझे लगता है कि अभी है 3-4 साल कम से कम, फिर रिटर्न ये सब का सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी सर ये क्या प्रोफेशनल्स डेट वाइज करना पड़ेगा या मंथ एंड में करना पड़ेगा? ई इनवॉइस तो डे टू डे होता है, जैसे ही इनवॉइस जनरेट किया वैसे ही हो जाता है। तो सर ये कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ जाएंगे छोटे बिजनेसमैन के लिए। जब ई इनवॉइस छोटे बिजनेसमैन को भी एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, हम्म। फिर तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो 15 दिन का छूट है ना कंप्लायंस इनवॉइस। कंप्लायंस कॉस्ट शायद बढ़ जाए। एक सर आदमी जो छोटा दुकान चलाता है वो क्या क्या करेगा, जिसको कंप्यूटर ज्यादा नहीं आता है और उसका मार्जिन कम है, वो कहाँ से सकेगा? वही। अब भारत में देखिए, कितने लोग लिटरेट हैं सर? अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आज वो जो छोटा बिजनेसमैन है ये काम तो कर ही रहा है। ये काम कर रहा है, मैनुअल करके अब किसी को दे के आ गया, वो कर लिया। करेक्ट लेकिन अब करेक्ट, सुनिए इसमें, अब देखिए सिर्फ मैंने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस शायद बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए किसी को दे के आ रहा है और वो फाइल कर रहा है 500 रुपये पर मंथ में, इसका 12 महीने का 6,000 रुपये का कॉस्ट है, ठीक है। हम्म, अगर वो लैपटॉप में इनवॉइस जनरेट करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो अगर लैपटॉप में सारे बिलिंग करे और एक बटन दबा के ई इनवॉइस जनरेट हो जाए, और जैसे ही ई इनवॉइस जनरेट हो जाए ये रिटर्न फाइलिंग सिस्टम का काम ही खत्म हो जाएगा। हम्म। तो सिर्फ एक कंप्लायंस कॉस्ट, वो भी मैं कह रहा हूँ शायद बढ़े, वरना बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसका ये जो सिस्टम है ये सब खत्म हो जाएगा। नोटिस ये सब किसी और कारण से आएंगे, लेकिन ये जो अभी जो नोटिस आ रहे हैं मिसमैचिंग का, वो सब खत्म हो जाएगा। तो 25th सर जी। 3B में जो डाटा ऑटो पॉपुलेट होता है 1 और 2B का, उसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं या नहीं? हाँ कर सकते हैं। सर हाँ देखो, जी। अपॉर्चुनिटी तो फॉरेन कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ है ही नहीं प्रोफेशनल्स के लिए। इंडिया में आने वाले सालों में ऐसा ही लगता है कि ये भी जाएगा काम आपसे। फॉरेन कंट्रीज में इनडायरेक्ट टैक्स का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कैसे कह रहे हैं आप? वो मतलब ऑटो सिस्टम पे ही चलता है सब, जैसे यहाँ चल रहा है ना ऐसा वही चल रहा है। नहीं तो ये प्रोफेशनल्स हायर नहीं करते इसके लिए, ये वर्क के लिए। वहां पे सर क्या सिस्टम है ना, जैसे अमेरिका में मैंने सुना है, जैसे कोई बिल रेज इनवॉइस हुआ ना, तो संग संग पैसा कट करके नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली दूसरा डिपार्टमेंट में आप चला मान जाता के चलिए टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका बहुत पीछे है हमसे। वहां पर ई इनवॉइस नहीं है अमेरिका में। नहीं है, लेकिन सर अपने आप वो ये करके ई डिपॉजिट करते इनवॉइस आया है यूरोप में, वो भी हैं। पहली बार 2019 में। हम लेके आए हैं 2021 में शायद, है ना? नहीं, 20 22। 21 में 2019 20। में हम लेके आए, मैं जब पढ़ रहा था तो याद नहीं है, लेकिन हजार इंडिया करोड़ से का, इंडिया से 1 साल पहले यूरोप में आया था। 1,000 करोड़ का टर्नओवर था, फिर 500 करोड़ किया, फिर हम्म। और किया। खैर, अब जो ये मैं जो सिस्टम बता रहा हूं, यही सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय नंदन निलेकनी, जो अब हम लोग 25th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में पढ़ने वाले हैं। आइए। अच्छा, प्री जीएसटी रिजीम में मैचिंग का सिस्टम किसी स्टेट में था या नहीं था? गुजरात। गुजरात में था। मुझे लगता है लगभग सभी स्टेट में था। yes sir. सभी सभी हाँ में नहीं था, सभी में नहीं था। ज्यादातर था क्यों, बैट जमाने में, बैट में। हाँ ज्यादातर में था। गोवा में क्या सिस्टम था? 2018 गोवा में क्या हाँ सिस्टम था? मैचिंग कॉन्सेप्ट था, बैट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या? यस। इनवॉइस लेवल इनवॉइस नंबर सब जहाँ पे ये करते हैं ना, वही पूरा इनवॉइस लाइन नहीं था, पूरा अमाउंट था। ये इनवॉइस देखिए, नंबर या तो टैक्स। इनवॉइस लेवल मैचिंग कर ले या पार्टी वाइज मैचिंग कर ले। गुजरात में क्या था? इनवॉइस पार्टी दोनों सर। दोनों था। हम्म। ओके। देखिए, ऑल 4 states had invoice level filing. हम्म। 2 states, namely Karnataka and Maharashtra, had invoice level matching, whereas other 2 states, namely Andhra Pradesh and Gujarat, had counter party system of matching, यानी कि party wise matching था। All 4 states provided a correction mechanism by way of revision of returns.
जीएसटी में ये करेक्शन मैकेनिज्म है नहीं। जीएसटी में जो मैकेनिज्म जो मांग रहे थे इंडस्ट्री, वो ये कह रही थी कि अगर अप्रैल का रिटर्न हमने फाइल किया, इसमें अगर कोई गलती है तो मुझे अप्रैल का ही रिटर्न को रिवाइज करने दो। लेकिन उन्होंने क्या क्या करेक्शन का सिस्टम निकाला, बोला अप्रैल का रिटर्न रिवाइज, अप्रैल में, अप्रैल का तो नहीं हो सकता, मई में जाके, मान लीजिए आपने 100 की जगह 120 कर दिया, तो मई में 20 रुपए कम दिखला दीजिएगा, ये सिस्टम क्या। लेकिन अप्रैल को करेक्ट नहीं कर सकते आप, जबकि स्टेट्स में ऐसा था। All four states provided a correction mechanism by way of revision of returns. He stated that mismatch level in these four states range from 12 to 30%. अब मिसमैच जो इनवॉइस का आ रहा है 12% से 30% का आ रहा है, जो बहुत हाई है। And that no state had a system of auto reversal of input tax credit. He also stated that in all states, invoice number mismatch constituted 90% of mismatches. Huge है। नोटिस आता था, नोटिस आने के बाद इंटरेस्ट पेनल्टी लगा के छोड़ देते। नहीं तो ये जो मिसमैच है ये तो बहुत ज्यादा है भाई। नहीं, चलिए। He stated that the core principle of any indirect tax model should be that input tax credit would be provided only on matched invoices, that is legitimate invoices where the supplier had admitted tax liability by uploading the invoices on the portal. This would mean either denial or automatic reversal of credit on unmatched invoices. He stated that this principle was more important in GST regime because settlement of IGST became a lot more complex and harder to audit, where transactions would have to be settled possibly at invoice level. He stated that without matching of invoices, benefit of other related initiatives like e-way bill would be diluted. He stated that those models were doomed to fail, which increased the burden on the taxpayer to correct mismatches or which relied on tax officials' intervention to reduce the mismatches. तो ओरिजिनली 1, 2, 3 में क्या चाह रही थी गवर्नमेंट कि टैक्स पेयर मिसमैच को खत्म करे। आज के डेट में मिसमैच को खत्म करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई है? टैक्स ऑफिशियल डिपार्टमेंट के ऊपर। He added that any solution that permitted in the first place higher level of mismatch would also fail as it would not permit automatic reversal. तो आज ऑटोमेटिक रिवर्सल नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन देखिए, अब नंदन नीलकेनी जी की बात सुनिए। श्री नीलकेनी further stated that the biggest risk of having a mechanism in which the system would do the matching was like taking the money on one's back. बंदर को अपने कंधे पे बिठाने जैसी बात है। कंप्यूटर अगर मैचिंग करने लगे, कंप्यूटर मैचिंग कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है सर। आज देखिए इन्होंने क्या किया, एक टूल बना के दिया, ऑफलाइन टूल, और टैक्स पेयर को कहा आप मैचिंग कीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सप्लायर रिसिपिएंट, गवर्नमेंट का एंगल हम लोग समझ रहे हैं। सप्लायर ने 100 + 18 = 118, ये रिसिपिएंट 1 है, ये 1 फाइल करेगा, इसके 2A में आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात और समझिए, सप्लायर ने जब रिसिपिएंट को गुड सप्लाई किया या सर्विसेज प्रोवाइड किया है, तो ये 118 रुपये पेमेंट करने से पहले मैचिंग करता होगा या नहीं करता होगा? करता होगा सर, करता ही होगा। अब देखिए गवर्नमेंट का एंगल क्या है कि जब ये मैचिंग कर ही रहा है तो यहां मैचिंग करने में उसको क्या दिक्कत है? लो, अब नंदन नीलकेनी जी ये कह रहे हैं या फिर डिपार्टमेंट का ये व्यू पॉइंट है कि ये जो मैचिंग ये मैनुअल लेवल पे कर रहा है, जब ये 1 फाइल किया और इसने अपना परचेज इनवॉइस, आज परचेज इनवॉइस कहाँ अपलोड, ये कहीं ये अपना परचेज इनवॉइस अपलोड करता है पोर्टल पे? नहीं करता है। ये तो ये क्या करता है आज के डेट में, 2A का डेटा या 2B का डेटा डाउनलोड करता है और उसके बाद इसको मैच करता है, या फिर ऑफलाइन टूल में ये कहीं कोई सॉफ्टवेयर आ गया है जो इसका परचेज इनवॉइस और इसका 2A 2B का डेटा मैचिंग करके बताता है। ठीक बात है।
लेकिन ये बात पोर्टल नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग इस रिसिपिएंट को कहें कि आप अपना परचेज इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड कर दो और कंप्यूटर यानी कि पोर्टल बताए कि कहाँ कहाँ मैचिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं मैचिंग हो रहा है, तो वही बात ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ऐसा लग रहा है कि अगर ये कर दे तो बंदर को अपने बैक पे लेना। He added that it was not desirable to entrust the responsibility of invoice matching to the government. He stated that a high rate of mismatch of 30 to 40% would provide sufficient cover to fraudster to easily split the fraudulent claims, knowing fully well that direct detection would be hard. He stated that in GSTR 1.2a 1a model, acceptance-based matching on the basis of comparisons of suppliers' invoices with purchase books was considered to be too much of a burden. He added that it was important to remember that every business, large or small, automated or manual, routinely compares suppliers' invoice with the purchase books, and it was a necessary step before releasing payment. He added that most taxpayers had very few invoices and 93% of the taxpayers have less than 50 sales invoice that needed to be uploaded, and 91% of taxpayers have less than 50 purchase invoice that needed to be accepted. He stated that two created a separate process and matching and return filing were duplicated, which made it difficult for the taxpayers. He suggested that in order to remove the burden of GST at 2, it was desirable to align this process with the natural cycle of verification and payment. नीलकणी जी कह रहे हैं कि जब नेचुरल साइकिल ऑफ कहाँ लिखा हुआ वेरिफिकेशन एंड पेमेंट, यानी कि जब वो अपना पेमेंट रिलीज करने से पहले भी वेरिफिकेशन करता है तो उस वक्त इसको मैचिंग करवाया। Comparing suppliers invoice with purchase books all over again for tax claim purpose was a burden. एक बार पेमेंट रिलीज करने के लिए वो मैच कर रहा है, दूसरी बार वो फिर मैच कर रहा है ताकि वो क्रेडिट क्लेम कर ले, तो 2 बार हो गया। He stated that by modeling invoice upload and acceptance as tax returns, the model created a perception that there were 3 returns per month. आपको याद होगा गवर्नमेंट बीच बीच में आके कहती थी एक ही रिटर्न है, 2 रिटर्न नहीं है, वो अपने बन रहा है। The structure of forms was so complex that it required a tax professional's help. The concepts like tax on advance payments, its utilization to offset liability, separate reporting of different types of invoices made 1 and 2 more like a tax return form than a statement. आज 1 में B2B भी है, B2C है, B2CS large, B2C large, small, एक्सपोर्ट का अलग जा रहा है, तो वो स्टेटमेंट कम रिटर्न ज्यादा लग रहा है। लेकिन ये स्टेटमेंट कब हो जाएगा? जब सिर्फ आपको इनवॉइस अपलोड करना है 1 में, तब तो काम आसान है। रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस एट रेट लेवल इंस्टेड ऑफ लाइन आइटम लेवल क्रिएटेड मोर वर्क फॉर द सप्लायर। यहां पर किसी का कोई व्यू पॉइंट या कुछ कहना चाहता तो बताइए। चलिए। He proposed to eliminate the concept of provisional credit. आज प्रोविजनल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कब एलिमिनेट हुआ है, कब खत्म हुआ है? प्रोविजनल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट किस सेक्शन में लिखा हुआ है? 41 में, ठीक, 41 में। वो 41 जो चेंज हुआ वो तो अभी चेंज हुआ है ना, सितंबर। हाँ, मतलब इस अमेंडमेंट से पहले, हाँ इस अमेंडमेंट से पहले फाइनेंस एक्ट 2022 में वहां चेंज हुआ, उसके बाद नोटिफिकेशन से इसको इफेक्टिव कर दिया गया। तो ये उस वक्त कह रहे हैं। आज प्रोविजनल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 फाइल हुआ, 2A में 100 नजर आ रहा है, लेकिन जो रिसिपिएंट है वो 120 क्लेम कर सकता है, 150 क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये अप्रैल महीने का है। अब वो उसने 150 क्लेम कर लिया है, तो जो एक्स्ट्रा 50 रुपीज क्लेम किया है, क्या उसको हम लोग प्रोविजनल क्रेडिट बोल सकते हैं? हाँ, यस सर। तो ये प्रोविजनल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आज के डेट में 41 में खत्म हो गया। क्यों खत्म कर दिया? बोले जितना एज पर डबल ए, जितना 2B में नजर आएगा उतना ही क्लेम कर सकते हैं, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं क्लेम कर सकते। अगर 2B में 100 रुपया नजर आ रहा है तो वो 3B में कितना क्लेम करेगा?
100 ही क्लेम करेगा, 1 रुपया एक्स्ट्रा क्लेम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि चलो 120 अप्रैल महीने में क्लेम कर लिया, अगले महीने हम रिवर्स कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इतना ही करना है, नहीं तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है। आज देखिए लोग करते क्यों थे, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए 3B में मेरी लायबिलिटी आ रही है आउटपुट टैक्स की 100, आईटीसी मुझे जो नजर आ रहा है 2B में वो 40 नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 40 यहां लेता हूं तो मुझे 60 कैश में देना पड़ेगा, 60 मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे प्रोविजनल क्रेडिट तो अलाउड ही है, 100 माइनस 100। तो मैं 3B में कितना क्लेम कर लूंगा, 100 ही क्लेम कर लूंगा, नहीं लोगे। नेक्स्ट महीने मैं कम क्लेम कर लूंगा। तो आज इसमें मुझे मैक्सिमम इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा 18% पर एनम के बेसिस पे, 1 मंथ का इंटरेस्ट ही जाएगा। मैं अगर प्राइवेट से लोन लेता हूं तो वो 3% पर मंथ पे देता है, या 1.5% में मिल जा रहा है मेरे को। तो हाँ बोलिए। बहुत सारे बिजनेस पर्सन ऐसे ही सोचते हैं सर। हाँ ऐसे ही सोचते हैं, ठीक बात है। He proposed to eliminate the concept of provisional credit. However, buyers could notify supplier through the system to upload any miss invoice but could not upload or modify it themselves. आज के डेट में ये सिस्टम है या नहीं है? नहीं है। आज के डेट में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का सिस्टम है ना, हाँ कि पोर्टल में से ही सप्लायर या रिसिपिएंट इसको कम्युनिकेट कर सकता है पोर्टल के अंदर, ये सिस्टम तो है ही। In this model, there would be no mismatch in the traditional sense. Hence, there would be no question of any reversal. ये सिस्टम है नहीं। मान लीजिए ये सिस्टम आ जाए, जो करना चाहे वो करेगा, जो नहीं करना चाहे नहीं करेगा। लेकिन ये सिस्टम अगर गवर्नमेंट लेके आती है, और सिस्टम में बताता हूं किस तरह का सिस्टम है ये। मान लीजिए आपके 2B में आपके बुक्स में 30 इनवॉइस है, आपके 2B में से 20 इनवॉइस नजर आए, 10 इनवॉइस नजर नहीं आ रहा है, क्या करेंगे आप? और ये 10 इनवॉइस मान लीजिए 3 पार्टी से रिलेटेड है, 1 2 3। अभी जो सिस्टम है वो क्या करते हैं, ये सिस्टम है क्या है, आप उसको अलग से आउटसाइड द पोर्टल उसको फोन करके हैं, मेल लिखते हैं, लेटर लिखते हैं कि सर आपके इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ, यही करते हैं ना। लेकिन अगर पोर्टल में ये सिस्टम आ जाए, जो करना चाहे करे, जो नहीं करना चाहे ना करे, कि वो पोर्टल में ही 2B में एक अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस का सिस्टम आ जाए, ये जो इनवॉइस जिस 10 इनवॉइस जो 2B में नजर नहीं आ रहे हैं वो अपलोड कर दे, और ये उसको नोटिफाई कर दे इन पार्टीज को कि आपके इनवॉइस अपलोड नहीं हुए। जब आप पोर्टल में अपलोड करें उसके बेसिस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन एक कम्युनिकेशन चला जाए सप्लायर के पास दैट दीज इनवॉइसेस आर नॉट बीइंग अपलोडेड ऑन दिस। क्या लगता है, दिस विल द सिस्टम विल वर्क? यस सर, वर्क करेगा। और वॉलंटरी करे, मतलब जरूरी नहीं आप करें, आपको लेटर से देना लेटर से करे, पोर्टल से आपको बताना पोर्टल से बताए, फॉर्मल कम्युनिकेशन तो है। यस सर। लेकिन अगर ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन ना हो, पोर्टल से अगर जाएगा तो ये लीगल कम्युनिकेशन भी हो गया ना एक तरह यस यस यस, तो लॉ एज लीगल कम्युनिकेशन हो जाए, ताकि सप्लायर के ऊपर भी एक प्रेशर आए कि भैया 180 डेज के अंदर पेमेंट भी करना है। ये डिपार्टमेंट को भी पहुंच जाए कि सर ये सब इनवॉइस है, सप्लायर अगर पेमेंट नहीं करता तो 75/12 से उसका 1 में अपलोड ही नहीं किया तो 1 और 3B में मिसमैच आ गया ऑटो, तो सब ये पता भी लग जा रहा है, ठीक बात है ना। चलिए देखिए गवर्नमेंट करती है कब करती है। In this model, there would be no mismatch in the traditional sense, and hence there would be no question of any reversal. He stated that reversal of input tax credit due to non-payment of tax by supplier was widely perceived to be unfair.
to the buyer and recommended that the criteria for legitimate invoice should be redefined as one where supplier has admitted liability by uploading onto the portal and make provisions to recover dues from the supplier rather than penalizing the buyer. तो आप ये बेसिकली कह रहा है कि सप्लायर से रिकवर कीजिए, अब बायर को पेनलाइज मत कीजिए। और आज के डेट में जीएसटी किस तरह से काम कर रहा है, बायर को पेनलाइज करके कि बायर का ही क्रेडिट रिवर्स कर दो सप्लायर की गलती के कारण। अभी आपको पता ही है कि आज के डेट में भी क्या एडवांस पेमेंट पे आप जीएसटी ले पाएंगे? हेलो, कैन यू क्लेम क्रेडिट ऑन एडवांस पेमेंट? हाँ ना, बता नहीं ले सकते ना, बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इनवॉइस नहीं है, गुड्स नहीं है, सेक्शन 16 का तो है नहीं। यस, क्लॉज बी का कंप्लायंस नहीं है। ठीक है। The other concern was regarding the missing trader, as there was no mechanism to check whether the supplier, after uploading the invoices, had paid the tax to the treasury. He added that in a federal GST structure, until the taxes had been paid at the origin state, the money could not reach the destination state. यानी कि सप्लायर, रिसिपिएंट, अभी गवर्नमेंट के जेन्युइन प्रॉब्लम है। सप्लायर 100 + 18 = 118। अब ये महाराष्ट्र है, ये दिल्ली है, तो दिल्ली वाला जब तक महाराष्ट्र को पेमेंट नहीं करेगा तब तक महाराष्ट्र का टैक्स दिल्ली में कैसे पहुंचेगा? हाँ या ना? तो ये ऑरिजिन हो गया जहां से गुड्स निकल रहा है, तो जब तक ये पे नहीं करेगा तब तक डेस्टिनेशन स्टेट में पहुंचेगा कैसे? और ये पे तभी करेगा जब इसे मिलेगा डेस्टिनेशन से। However, the structure on which GST has been designed has two elements. The seller uploads the invoice. The payment of tax against the invoice should have been made if the proposed model was accepted, where the buyer would get credit on the basis of invoice uploaded by the seller without ascertaining the payment of tax against the invoice. This would create a huge problem in IGST transfer, as funds might be transferred. एक मिनट, इसको ठीक कर देता हूँ। From the state of the supplier to the state of recipient, whereas the supplier might not have paid the tax. Supplier ने टैक्स पेमेंट नहीं किया, और सोच के देखिए ऑरिजिन स्टेट का टैक्स रिसिपिएंट के स्टेट में, डेस्टिनेशन स्टेट में पहुंच गया, पैसा बिना आए। This would lead to a situation of tax administration of one state running after the defaulting supplier located in another state, which would be very difficult. अब आप सोच के देखिए वो सर्कुलर के बारे में भी। सप्लायर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। रिसिपिएंट कहाँ का है? दिल्ली का। दिल्ली। ठीक है। और रिसिपिएंट का क्रेडिट आप दिल्ली, अब इस रिसिपिएंट के बारे में सोचिए, इसका जुरिडिक्शनल ऑफिसर कहां पर बैठा हुआ है? दिल्ली बैठा हुआ है। तो ये इसका मैक्सिमम क्या बिगाड़ सकता है? क्रेडिट ही तो रिवर्स कर सकता है, और कुछ नहीं। अब रिसिपिएंट इसको कहता है भैया हमने तो इसको पैसा दे दिया, ये जमा नहीं करवाए, इससे वसूलो। अब दिल्ली वाला बोलता महाराष्ट्र जाके कैसे वसूले? समझ में आ रहा है आपको? और ओरिजिनली सोचिए आप, ये दिल्ली वाला परेशान क्यों है? क्योंकि आईटीसी नहीं मिल रहा। क्योंकि नहीं, दिल्ली का डिपार्टमेंट क्यों परेशान है? क्योंकि यहां से तो 118 रुपए गया। दिल्ली का कितना रुपया खर्च हो चुका है? 118 रुपये, यानी कि 18 रुपये टैक्स के रूप में खर्च हो चुका है। अब ये 18 रुपये दिल्ली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र वाले ने, यानी कि इस सप्लायर ने इसको पेमेंट ही नहीं किया है। जब पेमेंट ही नहीं किया तो ये 18 रुपया आया भी नहीं। हेलो, हाँ नहीं आया।
नहीं आया। अब दिल्ली वाला ये कह रहा मेरे स्टेट से 18 रुपया गया, 18 रुपया आया नहीं है, तो हम आप ही का रिवर्सल करेंगे। लूजर रिसिपिएंट हो गया। नहीं नहीं, ओहो, वो तो रिसिपिएंट तो है, लेकिन गवर्नमेंट का एंगल देखिए आप। हाँ, गवर्नमेंट क्यों रिसिपिएंट का क्रेडिट रिवर्सल करवा रहा है? उसको पैसा नहीं मिला महाराष्ट्र से। हाँ, महाराष्ट्र से यहां दिल्ली पैसा आया नहीं, क्यों नहीं आया? सप्लायर का गलती से। सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया। तो दिल्ली वाला बोलता हम अपने लोगों को ही तो परेशान करेंगे, अपने लोगों को ही तो दिक्कत में डालेंगे, अपने लोगों का आईटीसी रिवर्स करेंगे। तो उसने कर दिया। अब इन्होंने रूल 37A लेके आए। रूल 37A क्या कह रहा है कि जब सप्लायर पे कर देगा, सितंबर तक, तो ये नवंबर तक में ये क्रेडिट क्लेम कर देगा, रिक्लेम, है ना? यस। तो ये रूल 37A लेके आए, और कैसे इंप्लीमेंट होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दिस इज द केस। तो सर यहाँ पे रिक्लेम कैसे हुआ? अभी तो क्लेम ही नहीं हुआ। हाँ जी। जो रिक्लेम की बात हो रही है, हाँ, हमने तो क्लेम ही नहीं किया, तो रिक्लेम कहाँ से हुआ? नहीं नहीं, आपसे रिवर्सल करवाया गया है। अच्छा, रिवर्सल कराया गया। हाँ, डिपार्टमेंट आपसे रिवर्सल करवाएगा ना, जी जी जी। तो उस केस में आपका 2B में आ गया, लेकिन सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, ओके। तो रिवर्सल करवाएगा। तो रिवर्सल करवाएगा, आप बोलोगे सर रिवर्सल उसकी गलती है, उसको पकड़ो, तो जब वो पे कर देगा तब ले लेना। ये पढ़ते हैं। The Honorable Minister from Punjab made 3 points. First, that for any business with turnover above 5 to 10 crores, all invoices should be generated online. अभी क्या है, 10 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ Yes. गवर्नमेंट, मैंने बताया था 1 साल वेट करेगी अभी, उसके बाद इंप्लीमेंट करेगी 5 करोड़। और आइडिया अब आपको समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट कहाँ ले जा रही है हम लोग सबको, कि ई इनवॉइस में अभी इतने सारे एक्सेप्शंस हैं। पहले तो मुझे लगता है ये 10 करोड़ में जो एक्सेप्शंस है उसको खत्म करेगी। जब सर ये 5 एक्सेप्शन सर ये 10 करोड़ का लिमिट क्यों दिया? 10 करोड़ से ऊपर आएगा तो क्या होगा? इनवॉइस 10 करोड़ से ऊपर इनवॉइस है ना कमलेश जी? हाँ हाँ। वही बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में जितने भी ई इनवॉइस में एक्सेप्शंस बनाए हुए हैं कि B2B के लिए होगा, B2C के लिए नहीं होगा, फिर GTA नहीं कर सकता, सिनेमा हॉल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये सबको खत्म करेगी। B2C तो मुझे नहीं लगता अभी लेके भी आएगी आने वाले समय को, उसकी जरूरत नहीं है कि सामने वालों को क्रेडिट मिल नहीं रहा है, लेकिन बाकी केस को खत्म करना पड़ेगा। Second, that for larger suppliers, uploading of invoice could be on weekly basis. And third, that if a taxpayer received money in advance, an invoice must be generated mandatorily. आज के डेट में एडवांस रिसीव करने से आप क्या जनरेट करते हैं? रिसीट वाउचर। Stated that the model of provisional input tax credit was provided because the practical experience was that large taxpayers were bigger defaulters in uploading invoices and small taxpayers were the major sufferers. ऐसा है क्या कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां वही इनवॉइस अपलोड नहीं करती है, छोटी, जिसके कारण छोटे लोगों को दिक्कत होती है? नहीं सर, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल में होता है ऐसा। पता नहीं ये क्यों कह रहे हैं। She suggested that the views of a cross section of stakeholders should be ascertained regarding the acceptability of the proposed return model. He added that where both buyer and seller were colluding and did not pay tax, the return should be linked with e-waybill system. आज के डेट में e-waybill system के साथ लिंक्ड है आपका रिटर्न, है ना? आप देखते होंगे GST 1 में कहता है ई-वे बिल का वो डाउनलोड कर लीजिए।
He also raised an issue that if a registered taxpayer purchase from an unregistered taxpayer, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अपना फाइल करता हूँ, तो जब मैं अपना GSTR 1 फाइल कर रहा हूँ, तो ई इनवॉइस ऑटोमेटिकली यहां आ जाता है। करेक्ट? yes. ये ई इनवॉइस ऑटोमेटिकली यहां आ जाता है B2B में ऑब्वियसली। तो मैंने देखा है, जैसे मेरा अभी जो मैंने दिसंबर का रिटर्न फाइल किया उसमें 395 इनवॉइसेस थे। तो 395 इनवॉइसेस में मान लीजिए 6 लाख का टैक्स बन रहा था 6+6 का। जब मैंने ओरिजिनली अपना जो सेल्स इनवॉइस देखा तो उसमें 395 इनवॉइस थे, लेकिन टैक्स बन रहा था 6,10,000 6,10,000। ये 10,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा था? ये पिछले मंथ भी आया था, इस मंथ भी आया था, ये तो नहीं आना चाहिए था। फिर मुझे ऑफलाइन टूल से अपलोड करना पड़ा। क्या बात है, ऐसा? हाँ, ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ। बहुत गड़बड़ है। तो ई इनवॉइस इसका मतलब पूरी तरह से ठीक से डाउनलोड यहाँ नहीं हो रहा है या ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया, क्लियर बात हो गई, बराबर। आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, इज इट मतलब मैं प्रॉब्लम ये फेस कर रहा हूँ या कोई और भी फेस कर रहा है? मुझे याद आ गया, ये पोर्टल अभी किसी हाई कोर्ट में पोर्टल की गलतियां ये सब बताने के लिए कहीं चल रहा है, तो ये गलती मैं बताना भूल गया। चलिए, आप लोग से बात करते हुए याद आ गया, बता दूंगा। और मुझे बताइएगा जरूर, पोर्टल में अगर कोई गलतियां हैं जो आप चाहते हैं गवर्नमेंट तक पहुंचे, तो हम लोग उसको पहुंचा रहे हैं। ऑटो पॉपुलेशन ई वे बिल में नहीं देख सकते हैं सर? नहीं, ई इनवॉइस जिसको आ गया वो ई वे बिल में नहीं दिखेगा। जिसको ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है वो शायद ई वे बिल ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। सर, एक सर्कुलर आपको कुछ नॉलेज में है? डिपार्टमेंट ने निकाला था कि जो GS1 में ऑलरेडी हमने इनवॉइस अपलोड कर दिया है तो अलग से इनवॉइस नहीं मांग सकता, फिजिकली ई बिल नहीं मांग सकते, ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन? नहीं, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है। मांग सकता, क्यों नहीं मांगेगा? सर, ई बिल बोलेगा लेके आ जाओ तो थोड़ी जाएंगे कोई। अच्छा, 8 बजे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। आपको ये आजकल क्या हो गया कि सब लिख देते हैं कि ई बिल लेके आ जाओ। नहीं, आप क्वेश्चन कीजिए, क्यों मांग रहे हो, पूछिए ना मुझसे, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, लेके तो आ मैं जाए तो लिख ऑब्जेक्टिव। के इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द पोर्टल, यू कैन एक्सेस फ्रॉम द पोर्टल। लिख दिया ना आपने, हाँ, बस लिख ठीक दिया है। ना। क्यों मांग रहा है? SMT 10 है उसका। SMT 10 में मांग रहा है। SMT 10 में इसलिए कि थोड़ा मिसमैच था इनवॉइसेस के। तो SMT 10 में तो ऐसे ही नहीं मांग सकता। यही लिखना है कि भैया SMT 10 यू आर नॉट सपोज टू आस्क एनी डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। खैर, he also raised an issue that if a registered taxpayer purchased from an unregistered taxpayer without payment tax and a reverse charge mechanism, he was under no compulsion to upload the invoice, and then how information would come regarding purchases from unregistered taxpayers. Therefore, in case of purchases from unregistered users also, there should be a provision of uploading the invoice by the buyer. Once the gap in matching of sale and purchase invoice was reduced, ITC would be made available only on the basis of sales invoice, and the computer would auto-generate the return. He stated that the salient selling point of the new model would be only filing 3B and taking only invoice level details. In ये implement नहीं हुआ. Gujarat raised an issue that if despite mismatch, the seller did not upload the invoice, whether ITC would be available to the buyer. The secretary stated that ITC would be allowed in such cases in the initial phase based on provisional credit, based on 3B details, even though the mismatch in the uploaded invoice of the seller and the buyer would be known and available on the system. Gujarat suggested that stakeholders' opinion regarding the two options should be taken care of before taking a decision on the issue. इन दिस मॉडल, एक ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 डिस्कस कर रहे हैं। एक मॉडल में सिर्फ इनवॉइस अपलोड करते रहो, बाकी कुछ मत अपलोड करो। ऑप्शन 2 जहां पर वो जो अभी चल रहा है 1-2 वाला। In this model, self-credit could be taken by the purchaser without disturbing 3B, and purchaser would only give details of missing invoices
instead of furnishing his entire purchase invoice. ये जो मैं आपको बता भी रहा था, यस, है ना, कि सिर्फ वो मिसिंग इनवॉइस का डिटेल दे दे. Through this method, tax information would come and could be used by tax administration for various purposes, including for enforcement. ये देखिए, तो सब डिपार्टमेंट को भी पता लग जाएगा किससे किससे वसूलना है. तो ये इतना अच्छा है, ये सजेशन भी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं किया इन्होंने? वॉलंटरीली करते हैं, जिसको करना करो, जिसको नहीं करना मत करो. चलिए, इसको ये कोड करेंगे जब भी आएगा मिसिंग इनवॉइस वाला, तो ये कोड करेंगे हम लोग नोटिस में 25 जनरल काउंसिल मीटिंग का. अच्छा, ठीक है. After a few months, one could move towards complete invoice upload based return generation. After a few months, अब तो 5 साल से ज्यादा हो गया है, तो ये इनवॉइस जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसमें ये शिफ्ट करेंगे, याद रखिएगा. आप सोच के देखिए, प्रोविजनल क्रेडिट पे डिस्कशन यहाँ हो रहा है 2018 में, और इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2022 में. तो मिनट्स पढ़ के हमें फायदा तो हो ही रहा है. वी कैन, अब हम लोग फ्यूचर देख पाएंगे. क्या कर रहा है नेक्स्ट वन? रेट उट का कुछ होगा. अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश 2018 में सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया ब्रिक किल्न के ऊपर कंपोजिशन स्कीम हटाया जाए, और देयर शुड बी सेपरेट कंपोजिशन स्कीम फॉर ब्रिक किल्न बेस्ड ऑन इट्स कैपेसिटी. अब तो ब्रिक किल्न पे अभी लेके ही आए, गई 2021 में लेके आए वो, लेकिन कैपेसिटी पे नहीं आया सर. हाँ, कैपेसिटी पे नहीं आया, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है. जीएसटी में कैपेसिटी बेस्ड कभी नहीं आएगा. अब देखिए, इन्होंने होटल सर्विस पे केरला वाला क्या करा, और देखिए ये फ्यूचर हम लोग क्रेडिट अप कर सकते हैं होटल से रिलेटेड. आज के डेट में बताइए, होटल पे जो रेट ऑफ जीएसटी है वो कितना है 5 स्टार प्रॉपर्टीज पे? 28%. और ये मान लीजिए गोवा में ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है, और दिल्ली वाला कोई कॉन्फ्रेंस, दिल्ली की कोई कंपनी, बड़ी कंपनी, ये इस गोवा में कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना चाह रही है. कौन सा जीएसटी लगाएगा? C+S. तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो इमोर प्रॉपर्टी जहां है वही रहेगी. तो ये C+S का क्रेडिट ले नहीं पाएगा. अब सोचिए, ये गवर्नमेंट लेवल पे भी कितना प्रॉब्लमेटिक ये है कि दिल्ली वाला खर्चा कर दिया गोवा में जाके, तो इसका पैसा किसको मिलना चाहिए था? दिल्ली वाले को. दिल्ली वाले को. मिल किसको रहा है? गोवा वाले को. तो ये दो प्रॉब्लम है. तो 28%. अब 28% क्या हुआ? अब ये दिल्ली वाला क्या सोच रहा है, इससे अच्छा हम लोग कहाँ जाके कर ले कॉन्फ्रेंस? दिल्ली में कर ले या साउथ ईस्ट एशिया में कर ले, है ना, इंडोनेशिया चले जाए, वियतनाम चले जाए, हाँ, आउट ऑफ कंट्री चले जाए. इसका तोड़ क्या निकाला लोगों ने? इवेंट मैनेजर को पकड़ लिया. इसको हाँ, इवेंट मैनेजर, टूर ऑपरेटर को पकड़ लिया. तो टूर ऑपरेटर इसको दे रहा है आई लगा के, और ये अपना जो भी है, तो इसको भी क्रेडिट मिल जा रहा है, टूर ऑपरेटर को, इसको भी क्रेडिट मिल जा रहा है. टूर ऑपरेटर दिल्ली का होना चाहिए. टूर ऑपरेटर दिल्ली का होना चाहिए, ऐसा क्यों? कहीं का भी हो तो आई लगा के दे देगा, मिल जाएगा उसको क्रेडिट. चलिए, लेकिन उसको टूर ऑपरेटर वाले को नुकसान होता है ना फिर. कैसे? जी, उसको तो उसका वहां का मिलेगा ना बिल, जहाँ को दे रहा है वो होटल वाला. अच्छा, रुकिए. अब देखिए उसके टूर ऑपरेटर के एंगल से. हाँ, अब देखता हूँ कि टूर ऑपरेटर गोवा का होना चाहिए, दिल्ली का नहीं. हाँ, तो टूर ऑपरेटर यहाँ का होगा, गोवा का ही होगा, क्योंकि गोवा वाला तो C+S लगा के दे देगा. बात. तो टूर ऑपरेटर को क्रेडिट मिल जाएगा, और ये इसको आई लगा के दे देगा. ऐसे होना चाहिए. हाँ, टूर ऑपरेटर गोवा का होना चाहिए. ठीक बात. The Honorable Minister from Kerala stated that a hotel service was availed where the place of consumption was, that is where the hotel was located, and it was not B2B transaction. The Commissioner CBC stated that on account of place of supply rules,
person registered, say in Bangalore, Mumbai, were not organizing conferences, etc., in Kerala or any other state, as they were not getting ITC, and they were moving these conferences to cheaper destinations in Southeast Asian countries. अब गोवा वाला देखिए क्या बोला, सबसे ज्यादा नुकसान गोवा को ही हो रहा है। गोवा ने कहा कि हमने पहले भी कहा था, आप लोग एक्शन ही नहीं लिया। Haryana stated that another reason for business moving out of country was that Indian tour operators were getting VAT refunds from these countries on official business conducted abroad. अच्छा, डायमंड के ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या है? 0.25। हाँ, 0.25। ये लोग डायमंड के ऊपर जो पहले रेट ऑफ टैक्स 3% कर रहे थे, फिर इसको रिड्यूस करके 0.25 कर दिया। तो यहाँ पर ये बात उठी, भैया 0.25 इतना कम क्यों किया? थोड़ी डायमंड लग्जरी प्रोडक्ट है। तब इन्होंने समझाया एक डायमंड 8-9 प्रोसेस से गुजरता है, और ये डायमंड एज इट इज तो बिकता नहीं है, ज्वेलरी में लग के ही बिकता है, और ज्वेलरी में 3% ऑलरेडी है। तो डायमंड ऑलरेडी ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे तो ऐसे भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलना है, तो इसीलिए इसको रिड्यूस कर दिया। He observed that there was no rationale to reduce tax on diamonds as it was a luxury product. The secretary stated that the diamond industry had informed that in one city in Gujarat, 8 to 9 processes were carried out on one diamond, and therefore it involved 8-9 movements of one diamond. He stated that it would be cumbersome to levy 3% tax for each such movement. He informed that the initial proposal was to have a separate low rate of tax for diamonds for P2P transactions, or to have a scheme like that adopted in Belgium to charge no tax for supplies within a closed user group. तो ये किया नहीं. He informed that the fitment committee did not agree to have separate rates of tax for diamonds applied to B2B, B2C. He stated that 90% of diamonds were exported and 10% were used in jewelry industry. As jewelry was taxed at the rate of 3%, value addition on diamond would be captured at the level of jewelry, where diamond was supplied as part of jewelry. He stated that it would be better to tax transactions in diamond per seat at lower rate. ये होटल का तो हमने डिस्कस कर ही लिया, 28% वाला। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। किसी का और कोई व्यू पॉइंट कुछ कहना चाहता है? वैभव जी, बहुत दिनों बाद। इसके बाद के प्रेस रिलीज, इसके बाद के नोटिफिकेशन पढ़ लिया जाए तो और मजा आएगा। फिर तो वो पूरी वॉल्यूम 1 की लाइव क्लास करेंगे। वैभव जी, दो लोग करना है, 26 करना है कि नहीं? कोई डिस्कशन? कौन सा 26 कुछ करना है कि कल करेंगे? नहीं, अब नेक्स्ट। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आज शाम को हम लोग मिल रहे हैं 6 बजे। तो मैं वो किताब जो नई हम लोग निकाल रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, अंदर के पेजेस दिखलाएंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोगों के साथ ज्वाइन करें उतना अच्छा है। तो जिनेश जी, आपके कम्युनिटी में आपके जितने भी लोग सीए जानते हैं, मनीष जी, अजीत जी, कमलेश जी, मंजूनाथ जी, राजीव जी, संतोष पाटिल जी। संतोष जी का धन्यवाद। संतोष जी ने ऑलरेडी, मतलब ये काम बहुत अच्छा करते हैं संतोष जी। 20 बुक के ऑर्डर्स ऑलरेडी संतोष जी के पास आ गए। थैंक यू संतोष जी। और 2 लोग नए हैं, शदाब अहमद जी एंड सुरेश कोकरे जी। एक बार अनम्यूट करेंगे आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुरेश जी, अपने बारे में बता दीजिए ताकि लोगों को पता लग जाए एक बार। सर मैं बॉम्बे से हूँ और एक एफएमसीजी में टैक्सेशन हेड हूँ। एफएमसीजी में टैक्सेशन हेड हूँ। टैक्सेशन हेड हैं, ओके ओके ओके, वेरी गुड, ओके। मैं शादाब अहमद फ्रॉम चेन्नई से हूँ सर। अच्छा, आप चेन्नई से हैं, और आप क्या करते हैं? अभी मैं प्रैक्टिशनर हूँ सर। प्रैक्टिस करते हैं चेन्नई में? हाँ जी, 20 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 20 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुरेश जी, आपको कितने साल हो गए? सर 15 साल हो गए।
15 साल हो गए, ओके। तो आज आपकी ये पहला मुझे लगता है लाइव सेशन था मेरे साथ। नहीं सर, इसमें पहले एक दो बार किए मैंने। अच्छा, आपने किया हुआ है, ओके ओके। कैसा रहा सर मुझे एक्सपीरियंस वो आज का? सर मुझे वो रिस्पांस टू नोटिस का वो लेक्चर्स चाहिए थे। किसका लेक्चर चाहिए आपको? नोटिस के रिप्लाई का। अच्छा अच्छा, तो आज शाम एक बार कॉल कीजिएगा ना 11 बजे के आसपास, अच्छा। तो हम आपको ठीक। एक्सप्लेन कर देंगे कैसे मिलेगा वो। ओके। कैसा रहा एक्सपीरियंस बता दीजिए। शदाब जी, आज का एक्सपीरियंस क्या रहा लेक्चर का? सुरेश जी, आप भी बोल सकते हैं। सो वेलूर चेन्नई, आवाज टूट रही है आपकी। तो आपके जो, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है ठीक से, फिर से कहिए। सर जो आपका, जी आप सर्कुलर जो नोटिफिकेशन है सर डीपली डिस्कस करते हैं। हम्म यहाँ जो इतना उतना ऊपर ऊपर मोटा मोटा ही बात करते हैं, मगर आप लोग डीप से अंदर डिस्कस करते हैं सर। मैं हम्म हमारे यहाँ जो भी है हमारा एसोसिएशन है, मैं आपका यूट्यूब बताता हूँ, तो बहुत हम्म। यूजफुल होता है सर हम। थैंक यू, थैंक यू। और कोशिश कीजिए आपके शहर में अगर सेमिनार होता है वर्चुअल या फिजिकल, आई विल जी बी सर, हैप्पी टू टेक मैं इट। ऑलरेडी आपको प्रोफाइल दे चुका हूँ सर। हमारा अच्छा एसोसिएशन जो अच्छा। एसोसिएशन टैक्स प्रैक्टिशनर वेलूर जो है हमारा एसोसिएशन है, हाँ मैं हाँ ऑलरेडी आपका दिया। वो लोग जो है पूरे तमिलियंस है, वो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश में मैंने ये किया है। सो हाँ ज्यादातर हाँ यहाँ तमिल ही बात करते हैं। हाँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, नो वरीज। ठीक है सर, मैं जूम मीटिंग के लिए जल्दी शॉर्टली आपसे ये करूंगा सर, रब्ता ठीक करूंगा। है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सुरेश जी। सर मैंने आपके लेक्चर्स एक दो बार देखे हैं। मैंने आपका हम्म वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी परचेस किया है। ओके। तो थोड़ा लेक्चर्स अटेंड होता है वो, जब पर पढ़ना थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि काम की वजह से। फिर भी मैं बुक्स मेरे पास है, पढ़ लेता हूँ। और सर मुझे वो नोटिस का लेक्चर चाहिए थे क्योंकि अभी नोटिस बहुत आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, नोटिस के लेक्चर में आपको सब बता देता हूँ, बड़ा आसान है ये। मैं यही बता देता हूँ आपको। हमारी जो वेबसाइट है taxbykk.com। उसमें आउट ऑफ स्टॉक बता रहे हैं। नहीं नहीं, आउट ऑफ स्टॉक क्यों बताएगा? शॉप में जीएसटी कोर्स में ये वाला, वो आप लाइव क्लास आउट ऑफ स्टॉक बता रहा होगा। लाइव तो हमने खत्म कर दिया ना। अच्छा। ये वाला नहीं, कौन सा था? हाँ, ये तो खत्म हो गया, ये लाइव खत्म हो गया, अब तो रिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्डेड में दो सिस्टम हमने निकाला है। एक ये वाला, जहां पर आप आवर्स खरीदते हैं, यू बाय द आवर्स। अब यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि ये नोटिस का जो लेक्चर है वो करीब करीब 90 घंटे का है। और बाकी सीजीएसटी एक्ट ये सब करीब करीब आप समझ लीजिए, ये आईजीएसटी 15 घंटे। और यहाँ लिखा नहीं है हमने, ये करीब करीब समझ लीजिए 200 घंटे का होगा ये पूरा, जिसमें ये सारे चैप्टर्स हैं। अगर आपको सिर्फ नोटिस देखना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ यू बाय द आवर्स मान लीजिए 100 घंटा ले लेते हैं, और इसकी वैलिडिटी 100 आवर्स की वैलिडिटी 1 ईयर होगी। तो एक साल में आप 100 घंटे आप देख सकते हैं। 100 घंटे खत्म, ये लेक्चर फिर बंद हो जाएगा। और अगर लेक्चर के साथ किताब लेते हैं तो 500 रुपीज का है। ये है। इसके बाद आप, और दूसरा हमने एक निकाला है कि आप ये लीजिए, जहां पर आप कहते हैं कि हम अनलिमिटेड आवर्स चाहते हैं। तो अनलिमिटेड आवर्स चाहने के 2 महीने का लेते हैं, तो अगेन 3500। इसमें आपको अगेन कुछ भी देख सकते हैं। 2 महीने में नहीं हो पाएगा ये कभी भी। तो बेटर है, हम लोग तो सबको यही सजेस्ट करते हैं आवर्स लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है सुरेश जी, ओके। तो वहां से देख लीजिएगा। एक नोटिस आया है, मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ।